Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स सोशल साइंस बुक 1 का मॉड्यूल 1 इंडिया एंड द वर्ल्ड थ्रू द एजेस लेसन 2 मेडिवल वर्ल्ड जो कि हिस्ट्री का चैप्टर है आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Hello students, today we are going to study lesson number 2 of social science. Name is medieval world, means madhyakalin dunya. So get ready. We have just finished reading about the different civilizations of the ancient world. Have you wondered what happened to these civilizations when the ancient period came to an end? Did civilizations also come to an end? Or were the ancient civilizations succeeded by equally significant ones during the medieval period? Let us look for answers to such queries here. In this lesson, we shall read about the transformation of European society after the downfall of the Roman Empire. We shall also see how the birth of a new religion called Islam led to the founding of a vast empire that originated in West Asia and spread out over a large part of the world. We shall also take a look at India's medieval past to see what happened after the decline of Harsha's rule. तो हम लोगों ने एंशियंट वर्ल्ड के डिफरेंट सिविलाइजेशंस मीन्स अलग अलग सभ्यताओं के बारे में पढ़कर खत्म किया है। क्या आपने इसके बारे में सोचा है कि ये जो सभ्यताएं थी हमारे प्राचीन काल की, उनका जो अंत है वो कैसे हुआ? ये जितनी भी जो सभ्यताएं थी उनका किस प्रकार से अंत हुआ? मीन्स क्या इस सभ्यता के बाद तुरंत मध्यकालीन सभ्यता शुरू हो गया, उसने उस प्राचीन सभ्यता को सक्सीड कर लिया? तो चलिए हम लोग ऐसे प्रश्न का उत्तर इस पाठ को पढ़कर ढूंढने की कोशिश करते हैं। इस पाठ में हम लोग पढ़ने वाले हैं यूरोपियन सोसाइटी का परिवर्तन, कि किस प्रकार से यूरोपियन सोसाइटी का परिवर्तन हुआ रोमन एम्पायर के डाउनफॉल के बाद। हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे कि जो नया धर्म का इसमें किस प्रकार से जन्म हुआ, इस्लाम का, और इससे बड़ा साम्राज्य कैसे स्थापित हुआ, और इसका जो उत्पत्ति है, जो ओरिजिनेशन है वेस्ट एशिया से किस प्रकार होता हुआ विश्व के बड़े हिस्सों तक फैल गया। हम लोग इसमें भारत के मध्यकालीन इतिहास को देखेंगे कि जब हर्षा का जब रूल चल रहा था तो उसके डिक्लाइन के बाद हमारे मध्यकालीन भारत में क्या हुआ। तो चलिए हम लोग एक एक करके टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे। यूरोप इन मेडिवल टाइम्स, अब हम लोग देखेंगे मध्यकालीन समय में यूरोप कैसा था। The medieval period is also called the Middle Ages, as the name suggests. It refers to the period which succeeded the ancient period and came before the modern period. But was it only a middle age caught in between two great ages with no significance of its own? Not really, since the medieval period constitutes an important stage in the evolution of human society that needs to be studied for its own interest. What is more, the achievements and glories of the medieval period were also important steps towards the modern period. तो जो मध्यकालीन जो पीरियड था उसे मिडिल एजेस भी बोला जाता है, और जैसे कि इसके नाम से ही हम लोग को ये सजेशन मिल रहा है कि उस पीरियड को रेफर कर रहा है जो एंशियंट पीरियड के बाद और मॉडर्न पीरियड से जस्ट पहले जो पीरियड था उसे हम लोग मेडिवल पीरियड के नाम से जानते हैं। लेकिन ये जो मिडिल एज था वो दो ग्रेट एजेस के बीच का एज है। एक पहला जो मेडिवल जो एज है उससे पहले था हमारा एंशियंट, और उसके बाद आया मिडल, उसके बाद हमारा आया मॉडर्न। तो ये जो मेडिवल पीरियड है वो इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट इवोल्यूशन हुए ह्यूमन सोसाइटी के, और जिससे हम लोग को इसके बारे में पढ़ना बहुत ज्यादा हमारे लिए आवश्यक है।
और इसमें हम लोग देखेंगे कि जो मेडिवल टाइम्स था उसमें जो ह्यूमन सोसाइटी था उसका क्या अचीवमेंट्स रहा है, उसका क्या ग्लोरीज मीन्स उसने किस हद तक अपना इवोल्यूशन किया था, उसके बारे में पढ़ेंगे और किस प्रकार वो मेडिवल पीरियड से मॉडर्न पीरियड तक अपने स्टेप्स को आगे बढ़ाया। यू मे फाइंड इट interesting to know that the term Middle Ages was coined by Europeans in the 17th century because they saw it as a long and dark period of interruption between the classical period of ancient Greek and Roman civilization and their own modern age. However, the medieval period was not necessarily a dark period or an interruption. For the Islamic world, it was a period when a civilization flowered and reached the height of its glory. In India, the medieval period was an age of synthesis. It saw a fusion of old and new political, economic, and social systems. Out of this fusion emerged a unique cultural pattern of coexistence and acceptance that became the hallmark of the medieval period of India. Even in Europe, the picture does not appear as gloomy as it is sometimes thought. In the early part of the medieval period, the level of a material and cultural accomplishment was no doubt somewhat low. However, during the later part, the Europeans greatly improved their standard of living. They also developed new institutions of learning and new modes of thought and reached very high standards in literature and art. In fact, the new ideas that emerged during this time not only transformed Europe but also had a deep impact on the rest of the world in the times to come. Let us then find out what was happening in the different parts of the world during the medieval ages. तो आपको ये इंटरेस्टिंग लगेगा कि ये जो मिडिल एजेस का जो नाम टर्म किया गया, जो कॉइन किया गया है, वो किसके द्वारा किया गया है? यूरोपियंस के द्वारा 17वीं शताब्दी में, क्योंकि इन्होंने इस शताब्दी में लॉन्ग और डार्क पीरियड इंटरप्शन देखा है, क्लासिकल पीरियड का, एंशियंट ग्रीक में और रोमन सिविलाइजेशन का, मॉडर्न उनके अनुसार जो उनका मॉडर्न एज था। लेकिन ये जो मेडिवल पीरियड है, उनका जो मध्यकालीन जो समय रहा है, उनके लिए उतना जरूरी नहीं रहा है और ना ही उसमें क्योंकि उसमें वो जो डार्क पीरियड जो इंटरप्शन है वो उतना उनके लिए मायने नहीं रखता था। और लेकिन जो इस्लामिक दुनिया है, जो इस्लामिक वर्ल्ड है, वो जो उनके लिए मेडिवल पीरियड क्या है कि एक ऐसा पीरियड रहा है जब उसमें उनकी सभ्यता फली फूली है और अपने ग्लोरी की हाइट पे गई, मीन्स वो अपने चरम सीमा पे थी। भारत में जो मेडिवल पीरियड है वो सिंथेसिस का एज रहा है। इसमें जो भारतीय लोग थे इस पीरियड में क्या देखे हैं, तो फ्यूजन देखे हैं। किस चीज का? तो पुराने और नए राजनीति का, अर्थ आर्थिक व्यवस्था का और साथ में सामाजिक व्यवस्था का। ये जितने भी फ्यूजन थे उसमें से जो यूनिक कल्चरल पैटर्न ऑफ कोएग्जिस्टेंस था वो हॉलमार्क साबित हुआ, उनको सब लोगों ने एक्सेप्ट किया मेडिवल पीरियड का, भारत के जो मेडिवल पीरियड थे। इवन जो यूरोप है उसका जो पिक्चर जो है वो ज्यादा ग्लूमी रहा है और इस पे विचार करने योग्य रहा है। जो अर्ली पार्ट है मेडिवल पीरियड का उसमें जो मटेरियल था और जो कल्चरल अकम्पलिशमेंट था उसमें कोई भी डाउट नहीं रहा है। लेकिन इस जो यूरोपियंस का जो लेटर पार्ट था इस पीरियड का, उन्होंने इस पीरियड में क्या था कि अपने रहने के ढंग को, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव किया था और उन्होंने नए इंस्टीट्यूशंस लर्निंग के उसको डेवलप किया था और जो विचार थे और हाई स्टैंडर्ड्स जैसे कि लिटरेचर और आर्ट, उसको उन्होंने पूरी तरह से डेवलप किया। और इनफैक्ट जो नए आइडियाज उनके सामने इमर्ज हुए इस पीरियड में, और ना सिर्फ उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, परिवर्तन हुआ यूरोप का, लेकिन ये इसका जो गहरा असर पड़ा है यूरोप का, तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ही था, साथ में जो बाकी हिस्से थे दुनिया की, उन पे भी ये गहरा प्रभाव छोड़ा है मेडिवल एज। और चलिए अब हम लोग देखते हैं कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में मीन्स जो हमारा दुनिया है उसके अलग अलग हिस्सों में मेडिवल एजेस में क्या हुआ था। डिक्लाइन ऑफ द रोमन एम्पायर, हम लोगों ने इसके चैप्टर में पहले वाले में क्या पढ़ा था कि किस प्रकार से जो रोमन सभ्यता है उसका स्ट्रेंथ कितना है, उसका वो किस प्रकार उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। बट हम लोग इसमें ये देखेंगे कि जो रोमन एम्पायर उसका डिक्लाइन कैसे हुआ था।
We have read in the previous lesson about the strength and greatness of the Roman civilization. We also read how the Roman Empire had come to be divided into western and eastern territories. The western provinces had their capital in Rome, while the eastern provinces had their capital in Constantinople. The Roman Emperor Constantine had set up the new capital of the eastern territories in the ancient Greek city of Byzantine in 330 AD. It came to be known as Constantinople after his name. The Roman Empire continued to exist in the East for almost 1,000 years after it had collapsed in the West. It was known as the Eastern Roman or the Byzantine Empire. This Eastern civilization of Greek speaking people reached very high standards of economic and cultural life at a time when Western Europe was in a relatively backward condition. The Roman Empire in the West came to an end following attacks by various Germanic tribes like the Goths, Vandals, Visigoths, and Franks. After overthrowing the Roman emperor in the west in 476 AD, these invaders established separate successor states. तो हम लोगों ने प्रीवियस लेसन में रोमन के बारे में पढ़ा था कि उसका स्ट्रेंथ क्या है, उसका ग्रेटनेस किस प्रकार है। हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि जो रोमन एम्पायर है उसको किस प्रकार से डिवाइड किया गया था, दो भागों में, वेस्टर्न और ईस्टर्न टेरिटरीज में। जो वेस्टर्न प्रोविंस था उसका कैपिटल क्या था, रोम, जबकि जो ईस्टर्न प्रोविंस था उसका कैपिटल था कॉन्स्टेंटिनोपोल। जो रोमन के जो सम्राट थे, रोमन एम्परर थे कॉन्स्टेंटाइन, उन्होंने नया कैपिटल ईस्टर्न टेरिटरीज का एंशिएंट ग्रीक के सिटी बाइजेंटाइन में 330 एडी में बनाया था। और ये जो कॉन्स्टेंटाइन थे उनके नाम पे ही उनके कैपिटल का नाम कॉन्स्टेंटिनोपोल पड़ा। जो रोमन एम्पायर था वो कंटिन्यू एग्जिस्ट किया ईस्ट में, कब तक, 1000 वर्ष तक, 1000 years तक। और जब तक ये वेस्ट में कोलैप्स नहीं हो गया तब तक इसका एग्जिस्टेंट रहा। और ये जो ईस्टर्न रोमन है या फिर जो बाइजेंटाइन एम्पायर है, इसे ईस्टर्न रोमन को हम लोग बाइजेंटाइन एम्पायर के नाम से भी जानेंगे। ये जो ईस्टर्न सभ्यता था, ईस्टर्न सिविलाइजेशन था ग्रीक का, तो बोला जाता है क्या कि जो यहाँ के लोग थे उनका जो इकोनॉमिक कंडीशन था, जो कल्चरल लाइफ था, वो हाई स्टैंडर्ड का हो चुका था। और जो वेस्टर्न यूरोप था वहाँ पे उसके मुकाबले, ईस्टर्न सिविलाइजेशन के मुकाबले वेस्टर्न यूरोप में कंडीशन कैसा था, बैकवर्ड, मीन्स पिछड़ी कंडीशन, हालत थोड़े से पिछड़े से थे। जो रोमन एम्पायर था वेस्ट में, उसका अंत कैसे हुआ, तो बहुत सारे जो जर्मैनिक ट्राइब्स थे उनके अटैक के बाद। ये जर्मैनिक ट्राइब्स कौन कौन थे, गॉथ्स, वैंडल्स, विसिगॉथ्स और फ्रांस। इन लोगों के हमलों के बाद जो वेस्ट रोमन था वो, उसका अंत हो गया। और इसके बाद क्या हुआ कि जो रोमन एम्परर थे वेस्ट के 476 एडी में, उनका जो इन्वेडर्स था, मीन्स जो हमला करने वाला था, उसने एक हमला करने के बाद एक नए स्टेट का, सक्सेसर स्टेट का एस्टेब्लिशमेंट किया, स्थापना किया। Did all this political upheaval result in a complete change? Did the political and economic systems built by the Romans disappear? Well, the new Germanic rulers did not completely replace the earlier systems with their own. In fact, Roman and Germanic societies came into close contact and merged with each other. As a result of this and the prevailing political and economic conditions, a new type of society was born in Europe, with institutions and systems that were quite different from either Roman or Germanic ones. The most important institution of this new society was feudalism. It completely transformed the existing social, political, and economic organizations. Let us see how the system evolved and what its characteristics were. तो क्या ये जितने भी पॉलिटिकल अपहेवल थे, तो उससे क्या परिणाम मिला, क्या ये कम्प्लीटली चेंज हो चुके थे, क्या ये जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम था रोमन में जिसके बनाया गया था वो कम्प्लीटली डिसअपियर हो चुके थे, बस गायब हो चुके थे। वेल, जो न्यू जर्मैनिक रूलर्स थे, जो जिन्होंने रोम पे इन्वेड किया था, हमला किया था, तो उसके बाद उन्होंने जब जीता,
सक्सेस किया तो अपना नया एक स्टेट बनाया। तो ये जो जर्मेनिक रूलर्स थे, क्या उन्होंने कंप्लीटली अर्लियर सिस्टम को उन्होंने रिप्लेस कर दिया, मीन्स जो पुराने जो सिस्टम थे, पुराने जो बिलीफ थे, उसको ये जो नए हमारे जर्मेनिक रूलर्स आए, क्या उन्होंने उस चीज को पूरा रिप्लेस कर दिया था? इनफैक्ट जो रोमन और जो जर्मेनिक सोसाइटी है, उनका जो कांटेक्ट है वो भी क्लोज रहा है, और एक दूसरे में वो भी मर्ज हुए हैं। इसके परिणाम स्वरूप ये जो पॉलिटिकल जो इकोनॉमिक कंडीशंस है, तो उससे एक नए सोसाइटी का जन्म हुआ यूरोप में। नए नए इंस्टीट्यूशंस आए, उसमें नए सिस्टम आए, और शायद कुछ ये पॉसिबली हो सकता है कि ये डिफरेंट रहे होंगे जो रोमन या फिर जो जर्मेनिक है उनसे। इनका जो बिलीफ सिस्टम्स रहा होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट रहा होगा। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन रहा है इस नए सोसाइटी का, वो किस पे बेस्ड था? फ्यूडलिज्म पे। और ये जो कम्प्लीटली इसका परिवर्तन हुआ, जो एग्जिस्टिंग जो सोशल था, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन था, इनका कम्प्लीटली मीन्स पूर्ण रूप से इनका परिवर्तन कर दिया गया। चलिए हम लोग देखते हैं कि ये जो सिस्टम इवॉल्व हुआ था उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहा है। फ्यूडलिज्म, पॉलिटिकल, मिलिट्री एंड सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट। तो हम लोग इस चैप्टर के बारे में फ्यूडलिज्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। The successor states of the Germanic peoples in the West managed to restore political stability after the collapse of the Roman Empire. In fact, one of the states managed to create a sizable empire under the famous king Charlemagne, which began to collapse after about mid-9th century under the impact of fresh waves of invasions. The resulting political chaos led to the emergence of a new kind of political order called feudalism. It was a hierarchical or graded organization of political sovereignty. This hierarchical structure can be understood easily if we visualize a ladder or a flight of steps. At the top of the ladder stood the king. Below him stood the big lords known as the dukes and earls. Below these lords were a number of lesser lords known as the barons. Below these were the knights, who were perhaps the lowest category of lords. The lords derived their authority from the own their loyalty to the Lord just above them and were known as the vassals of their Lord. This pattern of relationship between lords and vassals, that is, between bigger lords and lesser lords, was the same from the top of the ladder to the bottom. These lords were all powerful in their respective local areas. Thus, political power was widely dispersed, unlike in the Roman Empire, where it was concentrated mainly in the hands of the king. This was the political aspect of feudalism. तो हम लोग यहाँ पे जो फ्यूडलिज्म है उसमें उसके पॉलिटिकल, मिलिट्री और सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स को देखने वाले हैं। तो ये जो सक्सेसर स्टेट थे जर्मैनिक पीपल्स, उन्होंने क्या किया? वेस्ट को मैनेज किया कि उनका जैसा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पहले था उसको उन्होंने रिस्टोर करने का कोशिश किया। क्योंकि जो रोमन एम्पायर था उसका कोलैप्स हो गया था। हम लोगों ने जैसा कि पहले पढ़ा है कि जो रोमन एम्पायर था पहले दो भाग में बटा था, ईस्टर्न और वेस्टर्न प्रोविंसेस में। लेकिन क्या हुआ कि जो ये जो दोनों प्रोविंसेस थे वो दोनों कोलैप्स कर गए, और कोलैप्स करके एक एंटायर एम्पायर बनाए। इनफैक्ट इसमें से जो एक स्टेट था उसने क्या मैनेज किया? अपने जो एम्पायर को फेमस किंग चार्ल मैग्ने के अंदर इसने अपने साम्राज्य को मैनेज किया, जिसके बाद इसका जो कोलैप्स हुआ था वो कब हुआ था? मिड 9th सेंचुरी में हुआ था। और इसका जो इम्पैक्ट रहा है वो कैसा रहा है? फ्रेश वेव्स ऑफ इन्वेजन्स, मीन्स जो हमला हुआ था उसके बाद इसका इम्पैक्ट थोड़ा अच्छा रहा। और जो ये रिजल्टिंग पॉलिटिकल चॉइस है, मीन्स जो राजनीतिक जो इनका बात था राजनीति वाला, उसका भी इमर्जेंस हुआ नए तरीके से। इसमें जो पॉलिटिकल ऑर्डर जो भी थे उसे फ्यूडलिज्म बोला गया। और ये हियरआर्किकल बेस्ड था, मीन्स हियरआर्किकल मीन्स क्या होता है? वंशगत, मीन्स ये वंश से चलता रहा। अगर किसी के दादाजी राजा है तो उस राज्य में भी उस फिर दादा का जो बेटा होगा मीन्स वो बनेगा, फिर जो उस का बेटा है वो इस तरह से उस वहां पे राज्य किया जाएगा। तो ये हो गया हियरआर्किकल, जिसमें जो ऑर्गेनाइजेशन था पॉलिटिकल सॉवरेनिटी का, मीन्स जो भी ये लोग देखते थे वो वंशगत रूप से देखते थे।
और ये जो हायरार्किकल स्ट्रक्चर था, हायरार्किकल, वो कैसा था, उसे हम लोग इजीली कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं, एक सीढ़ी नुमा जैसा स्ट्रक्चर बना के, ठीक है। इसमें क्या था कि जो टॉप सीढ़ी पे, टॉप लैडर पे क्या था कि एक राजा था, ठीक है। उसके नीचे उस बड़े बड़े लॉर्ड्स थे जिसको ड्यूक्स और अर्ल्स बोला जाता था। और ये जो ड्यूक्स और जो अर्ल्स थे, उनके नीचे छोटे छोटे लॉर्ड्स होते थे, उनसे थोड़े कम पावर के, उसे बैरॉन्स बोलते थे। और इन बैरॉन्स के भी नीचे नाइट्स होते थे, और शायद इनके भी नीचे लो कैटेगरी के लॉर्ड्स होते थे। और ये जो लॉर्ड्स थे, उनका खुद का अथॉरिटी था, खुद का लॉयलिटी था अपने ऊपर के लॉर्ड के पे। मीन्स जैसे कि कोई नीचे वाला है तो वो अपना लॉयलिटी अपने ऊपर वाले के लॉर्ड के लिए रखता था। और ये जो है, इसे क्या बोला जाता था, वैसल्स। वैसल मीन्स जागीरदार, वो अपने लॉर्ड के जागीरदार थे। और ये जो पैटर्न है रिलेशनशिप का लॉर्ड्स और वेजल्स के बीच में, वो कैसा था, जो भी बिगर लॉर्ड्स थे और जो लेजर लॉर्ड्स थे, उनका सेम था, जैसे कि टॉप से चलता आ रहा है ये चीज। जो टॉप वाले हैं लॉर्ड, उनके जो नीचे लॉर्ड है, तो उनका जो रिलेशन था, वैसी ये जो रिलेशन है उसके नीचे भी ऐसे ही चल रहा था, उसके नीचे भी ऐसे ही चल रहा था। मीन्स ये स्टेप वाइज था। और ये जो पॉलिटिकल पावर था वो वाइडली डिस्पर्स्ड हो गया हमारे रोमन एम्पायर में। और मेनली ये जो है राजा के हाथ में था कि किस प्रकार से जो रोमन का साम्राज्य चलाना है। और इसका जो पार्टिकल एस्पेक्ट था वो फ्यूडलिज्म था। A unique feature of the new feudal political structure was the personal nature of the bond that linked a lord and his vassal. An elaborate ceremony would be organized to establish this bond. In this ceremony, a vassal would take a vow to serve the lord all his life. Simultaneously, he also accepted the protection of the Lord. Protection was important since these were politically unstable times. In return for the protection that a wizard received, he was bound to perform various services for his lord. This mainly included military services, which meant that the vessel had to provide a certain number of troops whenever required by the lord. In this return, the lord was expected to make a grant, usually in the form of land, for the subsistence of the fief or fiefdom, from which the word feudalism is derived. The lords used to mobilize armed supporters in their own areas who had personal loyalty directly to him. With this armed strength, he would provide military support to the Lord whenever required. With this military power, the lords also became complete masters of their own area and could not be challenged even by the state. तो लोग इसमें देखेंगे कि इसमें एक यूनिक फीचर था फ्यूडल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में। और इसका जो नेचर था वो पर्सनल था, पर्सनल बॉन्ड था। मीन्स जो लॉर्ड थे और जो वेसल थे उनके बीच का एक लिंक क्या था, पर्सनल नेचर ऑफ बॉन्ड के बेसिस पे था। इसमें एक भव्य समारोह होता था, एक एलाबोरेट सेरेमनी किया जाता था जिसमें ऑर्गेनाइजेशन किस चीज का होता था, इसमें एक बॉन्ड का स्थापना होता था। इस सेरेमनी में क्या होता था कि एक जो वेसल है, जैसे जागीरदार बोल सकते हैं या फिर एक नौकर के रूप में देख सकते हैं, वो क्या करते थे, वो लेते थे, प्रतिज्ञा लेते थे अपने जो लॉर्ड को सर्व करने का पूरे अपने लाइफ टाइम में, कि हम प्रतिज्ञा ले रहे हैं कि हम अपने लॉर्ड को अपने पूरे लाइफ टाइम हम उनकी सेवा करेंगे। और उसी टाइम उनको उनको ये भी एक्सेप्शन रहता था, वो ये भी एक्सेप्ट करते थे कि वो किस प्रकार से अपने लॉर्ड की सुरक्षा करेंगे। और प्रोटेक्शन उस टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वो उस टाइम जो उस टाइम का सिचुएशन था वो पॉलिटिकली अनस्टेबल था। मीन्स राजनीतिक रूप से वो स्थापित नहीं हुआ था अच्छे से। और रिटर्न में, प्रोटेक्शन के रिटर्न में जो वेसल था वो क्या रिसीव करता था, बस वो एक बाउंड को रिसीव करता था जिसमें वेरियस सर्विसेज, मीन्स अलग अलग प्रकार की सर्विसेज होती थी कि वो किस प्रकार से अपने लॉर्ड को सर्विस प्रदान करेंगे। और इसमें मेनली इंक्लूड क्या रहता था कि मिलिट्री सर्विस, कि जब भी वसल से जब लॉर्ड को कोई भी ट्रुप्स चाहिए तो वो जो वेसल्स है वो बहुत सारे क्या करेंगे, उस ट्रुप्स को वो प्रोवाइड करेंगे जब भी लॉर्ड के द्वारा रिक्वायर्ड होगा। और इसमें क्या था कि जो लॉर्ड था वो क्या एक्सपेक्ट करते थे, लैंड को, कि जो लैंड था उसे क्या बोला जाता था, फिफ और फिफ्डम। फिफ और फिफ्डम एक ऐसा वर्ड है जिससे फ्यूडलिज्म वर्ड को डिराइव किया गया है। और ये जो लॉर्ड थे वो क्या करते थे, जो आर्म सपोर्टर्स को मोबिलाइज करते थे अपने एरिया में और उनका पर्सनल लॉयलिटी को
डायरेक्टली वो जाके अपने एरिया के पर्सनालिटी को चेक भी करते थे। इसके साथ जो आर्म्ड स्ट्रेंथ है उसमें क्या था कि उसमें मिलिट्री सपोर्ट को अपने लॉर्ड को देते थे जब भी कभी जरूरत पड़ने के हिसाब से, कि कभी अगर किसी को लॉर्ड को जरूरत पड़ गया कि मेरे को मिलिट्री सपोर्ट चाहिए, तो वो वेसल का काम था कि वो समय पे उनको मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करवाए। और ये जो मिलिट्री पावर के साथ क्या था कि जो लॉर्ड्स थे वो कंप्लीट मास्टर बन गए थे अपने एरिया के, और इवन किसी भी स्टेट के द्वारा उनको चैलेंज नहीं किया जा सकता था। In a period of political turmoil, just as the lords sought protection, so did the peasant. These peasants had no land of their own, no implements, and could not afford to buy seeds. For this will, as for protection, the free peasants now turned to the lords. These dependent peasants of medieval Europe, tied to the soil and completely subject to the authority of the lord, were called serfs. A major portion of the wealth generated during this period was through their exploitation. To understand how this happened, let us see how agriculture was organized during this period. तो इस पीरियड में जो पॉलिटिकल टर्मोइल था, जैसे कि जो लॉर्ड्स थे वो प्रोटेक्शन चाहते थे, और जैसे कि किसान है उन्हें भी यही चाहिए था। इस समय जो किसान थे उनके पास ना खुद का जमीन था, ना कोई औजार था, और यहाँ तक कि वो बीज को भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे, खरीद नहीं सकते थे। और इसके लिए उन्होंने क्या किया कि प्रोटेक्शन क्या किया कि जो किसान थे उनको जो लॉर्ड्स थे उन्होंने प्रोटेक्शन लिया उनसे, और ये जो डिपेंडेंट किसान थे मेडिवल यूरोप के, उन्होंने मिट्टी से जुड़ना पसंद किया, और साथ में उनका कंप्लीट सब्जेक्ट हो गया ऑथोरिटी का, कि वो अपने लॉर्ड के सर्व्स बन गए। ठीक है, वो लॉर्ड के हो गए, उनका जो भी ये किसान थे वो अपने लॉर्ड की सेवा करेंगे, जिन्हें सर्व्स बोला जाता था। ठीक है, और जो मेजर पोर्शन है इस वेल्थ का वो इस पीरियड में जनरेट हुआ एक्सप्लॉइटेशन के कारण, मीन्स एक्सप्लॉइट किया गया है यहाँ पे। और इसको हम लोग कैसे समझेंगे कि ये कैसे हुआ, तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि जो खेती है वो कैसे इस पीरियड में ऑर्गेनाइज हुआ था। The entire landed state over which a feudal lord had control was known as the manor. The land surrounding the manor house was divided into three parts: land for the use of the land, the arable land granted in parcels to the peasants, and the meadow lands used by everyone as grazing land for livestock. The serfs who occupied these parcels or holdings were regarded tenants of the lord of the manor. Being tenants, they had to give something to the lord as rent. This rent was paid by peasants in the form of labor services to the lord. They also worked on the lands of the lords for a certain number of days in the week. The serfs had to put in extra labor during agricultural seasons when plugging, harvesting, or threshing was required. Such unpaid labor services also included other heavy tasks such as construction work, hewing, and cutting of firewood. In the later phase of feudalism, these labor services were gradually substituted by those payable in money. तो हम लोग चलिए इसे एक एज अ एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो इंटायर लैंड था और जो स्टेट था फ्यूडल लॉट का, वो कंट्रोल किया जाता था जागीरदारों के द्वारा। ठीक है, जागीर के द्वारा। और ये जो लैंड था जागीर का जो घर था वो थ्री पार्ट्स में डिवाइड था। एक लैंड था जो कि लॉर्ड के यूज के लिए था, दूसरा अरेबल था, कृषि योग्य जमीन, और जो कि पार्सल्स ग्रांट किए गए थे किसानों को, और एक तीसरा था मिडो लैंड्स, मीन्स जिसमें जो जानवर है उनका चारागाह, मीन्स जो जानवर वहां पे ग्रेज करेंगे। तो ये जो सर्फ्स थे जिन्होंने इस पार्सल को ऑक्यूपाई किया और जो होल्ड किया, तो वो क्या करते थे, अपने जागीर को दार को वो क्या करते थे, सेवा करते थे, मीन्स क्योंकि वो एक टिनेंट्स थे, तो क्या हुआ कि वो अपने टिनेंट्स को इस रूप में वो रेंट देते थे। अभी भी हम लोग रेंट के घर पे रहते हैं तो हम लोग रेंट देते, स्कूल में जाते तो फी भरते। इसी प्रकार वो लोग भी क्या करते थे कि अ, जब वो अपने जागीर का जब वो खेत यूज करे, जब जमीन यूज करे, तो बदले में वो रेंट देते थे। किस प्रकार में वो रेंट देते थे, तो ये जो किसान थे वो लेबर सर्विस देते थे। इस प्रकार से वो रेंट को पे करते थे, और सप्ताह में कुछ दिन तक वो अपने मालिक के जमीन पे भी काम करते थे। और ये जो सब
थे उनको थोड़ा एक्स्ट्रा लेबर करना पड़ता था। एग्रीकल्चरल सीजन में खेती का जब समय आता था, जब जुताई होना होता था या फिर कटाई होना चाहिए होता था, और जब कभी रिक्वायरमेंट हो गया तो इन्हें कुछ एक्स्ट्रा लेबर करना पड़ता था। और ये जो ऐसे अनपेड जो लेबर्स थे, सर्विस थे, उसमें हेवी टास्क भी इंक्लूडेड थे, जैसे कि कंस्ट्रक्शन का वर्क भी करना है आपको, और जो लकड़ियां हैं फायरवुड उसे भी कट ऑफ करना है। और लेटर फेज ऑफ फ्यूडलिज्म में क्या हुआ कि ये जो लेबर सर्विस था वो ग्रेजुअली सब्स्टिट्यूट किया गया पेबल मनी में, मीन्स इसको हटा के कि हम बदले में आपका काम नहीं करके आपको मनी का पेमेंट देंगे। Here is the figure 2.1 which shows feudal manner कि किस प्रकार से जो feudal manner था, उनका जमीन था, उनका घर था, किस प्रकार से ये जो फील्ड है, फील्ड से वो उनका घर घिरा था। कहाँ पे मैनर का हाउस है, कहाँ पे उनका पैस्चर लैंड है, कहाँ पे फील्ड है, वो सब इस फिगर में शो किया गया है। These serfs also had to pay some dues or taxes in kind which came from the share of their own produce. These were often introduced arbitrarily whenever the lord wanted more resources. The lords also extracted from the peasants in an indirect manner. The manor was a self-sufficient economic unit. This means that almost all articles of everyday use were produced and consumed on it. For this, there were various facilities like smithies for turning out iron objects, flour mills for grinding wheat or corn, ovens for baking bread, wine presses for making wine from grapes, and various workshops for making products of everyday use. All of these were owned by the lord. The peasants were forced to use these facilities, and the changes for this would, of course, be fixed by the lord according to his own will. तो ये जो सर्फ्स थे उनको कुछ ड्यूज और टैक्सेस भी पे करना पड़ता था, जो कि उनके अपने खुद के जो प्रोड्यूस थे उसमें उनको शेयर करना पड़ता था अपने लॉट से। और ऑफन इसमें हम लोग देख सकते हैं प्राय कि जो ये आर्टिबिट्ररी था जिनका इंट्रोडक्शन हुआ, जब लॉर्ड को जो बहुत सारे रिसोर्सेज का जरूरत पड़ती थी तो वो क्या करते थे, अपने सर्फ से वो लेते थे एज अ फॉर्म ऑफ पे ड्यूज और टैक्स। और इसमें जो लॉट्स थे वो अपने किसानों से कुछ ज़्यादा एक्सट्रैक्ट कर लेते थे इनडायरेक्ट मैनर में, मीन्स वो डायरेक्टली नहीं करते थे लेकिन इनडायरेक्ट मैनर में अपने किसानों से कुछ ज़्यादा एक्सट्रैक्ट कर लिया करते थे। और ये जो मैनर थे वो सेल्फ सफिशिएंट थे इकोनॉमिक यूनिट से, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति जो थी वो सेल्फ सफिशिएंट था, वो उससे संतुष्ट थे। इट मीन्स क्या हुआ कि जो आर्टिकल्स था एवरीडे यूज का जो प्रोड्यूस होता था और जो कंज्यूम किया जाता था, उनके पास सफिशिएंट रूप से था। और इसके लिए बहुत सारे वेरियस फैसिलिटीज जैसे कि स्मिथ किसी आयरन ऑब्जेक्ट को, जो स्मिथ है आयरन स्मिथ वो बना रहे हैं, जो फ्लोर मिल्स है और जो ग्राइंडिंग व्हीट है, कॉर्न है, ओवंस, और जो ब्रेड को बेक कर रहे हैं, वाइन को प्रेस किया जा रहा है, मीन्स अंगूर से ग्रेप से वाइन को निकाला जा रहा है, और अलग अलग प्रकार के वर्कशॉप्स किए गए थे। इससे क्या था कि एवरीडे यूज का जो भी प्रोडक्ट है उनका प्रोडक्शन हो रहा है। और ये सब जो था वो किसके द्वारा किया जाता था, लॉर्ड के द्वारा ये सब देखभाल किया जाता था। जो पीजेंट्स थे, जो किसान थे, उनको फोर्स किया जाता था इस फैसिलिटीज को चार्ज करने के लिए। और ये कैसे था कि आप किस प्रकार से चार्ज कीजिएगा, तो या तो ये लॉर्ड के द्वारा फिक्स किया जाता था उनकी इच्छा अनुसार कि वो किस प्रकार से इसके टैक्स को कितना वो लेते हैं, ये उनकी इच्छा पे निर्भर था। किनकी इच्छा पे, लॉर्ड के इच्छा पे निर्भर था कि वो अपने किसान से किस प्रकार से, वो किस रूप में टैक्स लेते हैं। वेल, चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर अप होगा। That's all for today. Thank you everyone.